नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं जेएनयू की खबर से, जो एक बार फिर से विवादों में है। जेएनयू की दीवारों पर जाति सूचक आपत्तिजनक नारे लिखे हुए दिखे, जिसके बाद लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र संगठन आमने सामने हैं। ब्राह्मणों और बनियों को कैंपस छोड़ने की बात से लेकर गो बैक टू शाखा जैसी बातें ये नारों में लिखे हुए थे दीवारों पर, जिसके बाद लेफ्ट विंग ने राइट विंग पर आरोप लगाया है, राइट विंग ने लेफ्ट पर आरोप लगाया है। वीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है, लेकिन इसी बीच सियासत बहुत तेज है। देखिए रिपोर्ट। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर ये नारे। इन नारों के जरिए ब्राह्मण और बनिया समाज पर निशाना साधा गया। मामला 30 नवंबर का है। सीधे तौर पे आपका इशारा लेफ्ट छात्र संगठन पे? इशारा नहीं है, सीधा आरोप है। आप पैटर्न एनालाइज कीजिए ना। कोई भी फ्री थिंक कॉमन सेंस वाला आदमी देखेगा तो यही आपको दिखेगा। 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 2018 में कश्मीर विल बी फ्री। अभी जो है कुछ दिन पहले फलस्तीन को फ्री करने का, उसके बाद हेम मिश्रा को फ्री, हेम मिश्रा जो कि बस्तर में पकड़े गए। तो ऐसा स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्टाइल ऑफ जो मैसेज देने का है, दीवार पे लिखने का है, तो लेफ्ट का ही रहा है जेएनयू कैंपस में। आरोप लगा तो लेफ्ट के छात्र संगठन ने जवाब भी दिया और दोष एबीवीपी पर मढ़ा। कहा जांच हो, सच सामने आ जाएगा। कभी भी हम इस तरीके का पर्सनल अटैक्स किसी पे करते नहीं हैं। अगर हमें कोई भी बात करनी हो, हमारे पर्चे में आता है, हमारे पोस्टर में आता है और खुल के नाम लेके हम चीज़ों को करते हैं। पीठ पीछे बिना नाम का कोई चीज़ हम करते नहीं हैं। अब बात ये समझने वाली बात यह है कि अचानक एबीवीपी ऐसा क्यों कर रहा है। हमें लगता है कि उन्होंने खुद किया हो। ये हम तो प्रशासन से बोल रहे हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनको निष्पक्ष जांच वो करे। तरीके के नारे लिखे गए हैं जेएनयू कैंपस में, इस पे वीसी ने सीधे तौर पर आपत्ति जताई है, जांच के आदेश दिए हैं और जांच में ये सीधे तौर पे कहा है कि जो भी इसके लिए दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। बहुत मुमकिन है कि जगह जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे जिससे इसकी पड़ताल की जाए, और हर कोई जांच की बात कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब कैंपस में चीज़ें लिखी होती है जहां पे हर समुदाय के लोगों को पढ़ने की छूट होती है, तो फिर अपने आप में सवाल बहुत लाजमी है। अब इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कहा है कि जेएनयू कैंपस में वैश्य और ब्राह्मण समाज के लिए खतरा बढ़ गया है, लिहाजा दिल्ली पुलिस अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करे। मेरे कमरे पर लिख दिया गया गो बैक टू शाखा। अरे भाई, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ, तो मुझे दोबारा शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। मैं शाखा का स्वयंसेवक हुई, मैं जाता ही हूँ। तो ऐसा मत लिखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब मत करिए। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है और वो हमारी देश की खूबसूरती भी है। विवाद जेएनयू का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और गुजरात में दूसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और इस रोड शो का जायजा लिया हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने। हम लोग अहमदाबाद के सरसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, जहां एक बड़ी रोड शो निकालने के बाद अब प्रधानमंत्री एक बड़ी यहां पे सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन रवि जोशी से बोलूंगी एक बार कैमरा घुमा के आपको दिखा दे कि प्रधानमंत्री यहां पे एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया था और अब प्रधानमंत्री स्टेज से कह रहे हैं कि सभी लोग हाथ ऊपर करके क्या कह रहे हैं, सभी लोग हाथ ऊपर करके क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? भारत माता की घर घर मोदी, हर हर मोदी। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी स्टेज से कह रहे हैं घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो ये हम लोग सरसपुर में हैं, जहां कल भी प्रधानमंत्री ने एक बड़ी रोड शो निकाली थी। आज फिर प्रधानमंत्री ने कैंपेन करते हुए एक बड़ी रोड शो निकाली। सबसे पहले तो कानपुर से उन्होंने 15 मिनट का रोड शो निकाला और अब यहाँ वो एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और अगर आप मेरे पीछे सुन सकते हैं तो अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घर पे जाके सबको बताना कि आपका नरेंद्र भाई आया था। ये कहीं ना कहीं एक ये लाइन जो है प्रधानमंत्री ने सभी
कई रैलीज में बोली है कि घर जाके बताना कि तुम्हारा नरेंद्र भाई आया था। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात कनेक्ट है उनका, क्योंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, यहाँ के जो सब लोग हैं उन्होंने उनको बचपन से देखा है, तो कहीं ना कहीं जो लोकल स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है गुजरात से, उसको वो स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं वोटर के साथ। और हर जगह जहां वो जा रहे हैं वो गुजराती में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घर जाके बताना कि तुम्हारा नरेंद्र भाई आया था। पर मैं आपको बोलूंगी, कैमरा पर्सन एक बार पीछे की तरफ भी दिखाएं कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, पर जो काफी चेयर्स हैं वो खाली भी पड़ी हैं, काफी चेयर्स खाली भी पड़ी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर की तरफ भी निकल गए हैं जब प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच दे रहे हैं तब। बट इस वक्त पे हमारे साथ बहुत से वोटर्स भी हैं, बहुत सारे वोटर्स भी आप हमारे साथ हैं। आप लोग आप यहीं से वोट देते हैं? बिल्कुल मैडम, क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। मैं अच्छा, तो आपका अभी एज अ वोटर बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज तो पॉलिटिक्स करेंगी, इलेक्शन कैंपेन होता ही रहेगा, मतदान जब देते जाता है, एक स्टूडेंट जब मतदान देता है तो क्या सोच के देता है, क्या अपेक्षा रखता है? कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी निकाला कि भाई आप अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीकॉम से और उसके बाद आपको एलएलबी करना है तो उसके लिए आपको फिर वापस से नहीं चालू करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार का जो स्टूडेंट के प्रति जो उनका टाइम भी ना बिगड़े और उनका करियर ब्राइट हो, फ्यूचर उनका ब्राइट हो, इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो मेरी मेन नजर उस पर रहती है। क्या सोच के मतदान करता है? जब एक महिला मतदान करती है तो दिमाग में क्या चलता है? किसको मतदान करेंगे वो मुझे मत बताइए, पार्टी की बात नहीं हो रही है। मतदान करेंगे तो किन मुद्दों पे करेंगी महिलाएं मतदान? महंगाई है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है? महंगाई तो है लेकिन भ्रष्टाचार भी रुक रहा है और मोदी साहब अच्छा कर रहे हैं सब। महंगाई बहुत है, महंगाई एक सेकंड महंगाई बहुत है। गरीब लोग क्या करेंगे? महंगाई से परेशान है आप? हाँ, महंगाई से परेशान। विधवा लोगों को मोदी हमने पैसे देते हैं, हमें विधवा लोग है तो हमने सहाय करते हैं मोदी। चलिए, और आप कह रहे हैं कि विधवा लोग को सहायता पहुंचाई है और आपका कहना है कि महंगाई बहुत है। आपका कहना है कि महंगाई बहुत महंगाई है। जैसी माता जी ने मुझे बताया कि महंगाई बहुत है, बहुत परेशानी है, गरीब के पास खाने को नहीं है, पर फिर भी क्या इस बात पे मतदान होता है कि नहीं? ये 8 तारीख को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के योग टीचर्स को उनका वेतन चेक के जरिए सौंपा, तो बीजेपी ने इसे एक्ट ऑफ ब्राइबरी करार देते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर डाली। पूरा मामला क्या है, शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। योग टीचर्स को उनके वेतन का चेक दिलवाते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन वेतन का पैसा दिल्ली सरकार से नहीं मिला बल्कि केजरीवाल ने चंदे से जुटाया है। दिल्ली की योगशाला नाम से दिल्ली सरकार मुफ्त योग क्लास चलाती है। इसमें लोगों को मुफ्त योग टीचर उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन बीते महीने ये योजना बंद हो गई। केजरीवाल सरकार ने एलजी पर इसको बंद कराने का आरोप लगाया। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसको अपने दम पर चलाने का फैसला किया और योग टीचर्स को वेतन देने के लिए चंदा जुटाने की घोषणा की। जिन लोगों ने चंदा दिया उन्हीं के हाथों से योग टीचर्स को वेतन के चेक शुक्रवार को सौंपे गए। दिल्ली का पावर स्ट्रक्चर ऐसा है कि एलजी साहब कुछ भी कर लेते हैं, तो दिल्ली के लोगों ने, फिर हम सब लोगों ने तय किया कि यार योग नहीं बंद होने देंगे, चाहे सरकार से पैसा आए नहीं आए। दिल्ली की जनता इतनी भी गरीब नहीं है कि अपने लोगों को मिलकर योगा नहीं करा सकती। तो तब हमने ठाना था कि जो भी सम्मान राशि टीचर्स को मिलती है हम सब लोग मिलके इसको देंगे। नवंबर महीने का वेतन मिलने से जाहिर है कि योग टीचर्स खुश हैं। हमने खाई थी कसम, योग नहीं रुकने देंगे, अपने टीचर्स का और आपका सर नहीं झुकने देंगे। आपने ये सम्मानीय राशि देकर सोने पे सुहागा कर दिया, वरना लोग कहते कि कुछ लोगों ने योग को बंद करके दिल्ली को अभागा कर दिया। हमें पूरा यकीन था दिल्ली सरकार के ऊपर कि ये हमें पूरा वेतन और बिल्कुल ठीक टाइम से, जैसे कि आपको पता भी आज 2 तारीख है और बिल्कुल ठीक टाइम से हमें सैलरी सभी को प्रोवाइड कर दी है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में एमसीडी के,
तो क्या उसके मद्देनजर ये सब है? तो टेक्निकली ये है कि जब ये योजना अपने दम पर जारी रखने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी, तब ना ही दिल्ली में एमसीडी चुनावों की घोषणा हुई थी, ना ही गुजरात के जो विधानसभा चुनाव है उनकी घोषणा हुई थी। लेकिन बीजेपी इसे रिश्वत देने जैसा बता रही है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रही है। विदेशी एनजीओ से आए हुए पैसे को चुनाव प्रभावित करने के लिए बांटा जा रहा है। हम तो ये भी नहीं जांच कर पा रहे, पता लगा पा रहे हैं कि वो पैसा कितना आया था। इतना बांटने के बाद दिल्ली के वोटर को प्रभावित करने के लिए कितना पैसा इलिसिट तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब ये कार्यक्रम चल रहा था, हमने इस पर शिकायत करके इसको रुकवाने का प्रयास किया था। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया, मगर डीएम ने मुख्यमंत्री के दबाव में उसको चुनाव कार्यक्रम को रोका नहीं। तो हमारी मांग है केजरीवाल साहब पर आईपीसी की धारा जो ब्राइबरी पे लगती है उस पर मुकदमा हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पर मुकदमा हो। यानी पहले दिल्ली की योगशाला पर केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल की कहानी चल रही थी, तो अब आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की कहानी शुरू हो गई है। दिल्ली से रविचंद्रन शुक्ला के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की बात करते हैं। सीमा से लगे हुए जो गांव हैं वहां पर पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है और कर्नाटक सरकार के समर्थन में नारे लग रहे हैं। पहले ऐसी तस्वीरें सांगली से सामने आई थी और अब सोलापुर से सामने आई हैं। इसी बीच पानी की समस्या को हल करने को लेकर सीएम शिंदे ने एक अहम घोषणा की है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर बसे सांगली से आगे बढ़ा प्रदर्शन अब अक्कलकोट, सोलापुर पहुंचा है। कर्नाटक सरकार के लिए सोलापुर में समर्थन मार्च निकला। ग्रामीणों ने मांग की कि कर्नाटक की सीमा पर 22 मराठी गांवों को जोड़ें, सुविधाएं दें, अन्यथा कर्नाटक जाने दें। महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है कि फौरन बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हमें मुहैया कराएं, नहीं तो हमें कर्नाटक जाने की इजाजत दें। सीमा पर बसे गांव के लोगों का आरोप है कि पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी सही से उपलब्ध नहीं हैं। सांगली के जत तालुका में पानी बड़ी समस्या है। कुछ ग्रामीण सीएम शिंदे से मिलने पहुंचे थे, तो मुलाकात के बाद इनकी नाराजगी को शांत करते हुए सीएम ने 2000 करोड़ का टेंडर जारी करने का ऐलान किया है, जिसमें महसल योजना का दायरा बढ़ाने पर काम होगा, ताकि कृष्णा नदी का पानी विरोध कर रहे जत तालुका में 40 से 50 गाँव तक पहुँचाया जा सके। मी रात्री 1:30 वाजता जत मधले लोक आले होते, 12:30-1 वाजता आले। एक रोज आधी रात में सांगली के लोग आए। मैं आधी रात को उनसे मिला, नक्शा लेकर आए थे। मैंने उनके दुख को समझा। हम उनके लिए 2000 करोड़ का टेंडर जारी कर रहे हैं। महसल योजना का दायरा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके 40-50 गाँवों को पानी मिले, इसके लिए सारा काम शुरू हो गया है। अगर अन्य लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने जा रहे हैं तो उन्हें करने दें। उनके राजनीतिक आरोपों का जवाब नहीं देंगे। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मैं काम से जवाब दूंगा। परंतु राजकीय आरोपाला मी राजकीय उत्तर देणार नाही, मी कामाने उत्तर देईन, एवढंच मी सांगत असतो। इधर सांगली के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जत तालुका का दौरा किया, पर ग्रामीण सोचते हैं कि कर्नाटक सरकार इनके लिए ज्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि पानी को तरसते ग्रामीणों को बड़ी और पहली राहत वहीं से मिली। 22 विलेजेस प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम। कर्नाटक ने पानी देकर 22 गांव की समस्या दूर कर दी। महाराष्ट्र सरकार चिंता नहीं करती हमारी, इसलिए हम कर्नाटक में शामिल होने की बात करते हैं। So we want to go in Karnataka. पानी के साथ साथ शिक्षा, सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं का अभाव सीमा पर बसे इन क्षेत्रों में बरकरार है और ऐसे में विरोध प्रदर्शन कब थमेंगे कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बरार को पुलिस ने कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गैंगस्टर को 20 नवंबर या फिर उससे पहले हिरासत में लिया गया था। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि गोल्डी बरार वही है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान को भी धमकी दी थी। गोल्डी बरार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस खुलासे ने खलबली मचा दी है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बरार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और
कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। गोल्डी को सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और उसने अभिनेता सलमान खान को भी मारने की धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक वो 20 नवंबर के आसपास कनाडा से कैलिफोर्निया गया था और वहां से अंडरग्राउंड हो गया। उसने अपने साथियों को ये बताया कि कनाडा में उसकी जान को खतरा है। कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार को डिटेन करने की पुष्टि ना ही भारत सरकार ने की है और ना ही अमरीकी सरकार ने। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला सतिंदरजीत सिंह उर्फ बरार 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। माना जाता है कि बरार ने पिछले महीने डेरा सच्चा सौदा के साथी की हत्या में भी भूमिका निभाई थी। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बुधवार को कहा था कि वो गोल्डी बरार को पकड़ने में मदद करने वाले को 2 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं। बलकौर ने ये भी कहा था कि इसके लिए वो अपनी जमीन बेचने से भी परहेज नहीं करेंगे। सरकार ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਕਮ ਰੱਖ ਦਿੰਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ मैं तैयार। हाल ही में एनआईए ने इन गैंगस्टर्स के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की हुई है। एनआईए की जांच में सामने आया है छोटे छोटे गिरोह बहुत बड़े सिंडिकेट में तब्दील हो गए हैं और हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के साथ साथ पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से ड्रग्स की तस्करी में भी माहिर हो चुके हैं। उनके पास AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने अमेरिकी काउंटरपार्ट्स के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और ये बात पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या बैक चैनल टॉक्स के जरिए गोल्डी बरार को उन्हें सौंपा जा सकता है या नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई तो ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। संभावना है कि एम सर्वर हैकिंग एक साजिश के तहत हुई हो और इसके पीछे स्टेट एक्टर्स या फिर ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स का हाथ हो। आज इस घटना की हाई लेवल जांच के बीच IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये बात कही है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इसके तार हांगकांग से भी जुड़े हो सकते हैं। एम सर्वर हैकिंग एक बड़ी विदेशी साजिश का हिस्सा हो सकती है और इसकी जांच में NIA और दिल्ली पुलिस समेत कई बड़ी जांच एजेंसियों को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक साजिश के तार विदेश से जुड़े हैं। इस मामले के तार हांगकांग से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इन्फेक्टेड सर्वर को आगे की जांच के लिए सेंट्रल फोरेंसिक लैब भेजा है। लैब की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद हैकिंग के सोर्स का पर्दाफाश होगा। अलग अलग सर्वर हैक किए गए थे, जिनमें से कुछ को सही कर लिया गया है। IT मंत्रालय के मुताबिक एम्स के सर्वर पर जो अटैक हुआ है वो रैंसमवेयर अटैक का मामला है, जो अक्सर बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक होता है। ये एक गंभीर सिस्टम ब्रीच का मामला है और इसके पीछे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को एम्स सर्वर हैकिंग मामले को बड़ी साजिश बताया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, एम्स सर्वर हैकिंग मामले के पीछे स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, संगठित गिरोह भी हो सकते हैं। इसको कोई सामान्य घटना मत समझिए, ये एक साजिश है। इसके पीछे कोई शख्सियत है, कोई शक्ति है। उधर एम्स सर्वर हैकिंग मामले में अस्पताल के सैकड़ों मरीजों के आंकड़े लीक होने की भी आशंका है। अब आम नागरिकों के निजी डिजिटल आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार संसद में एक नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। सरकार के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स होंगे। अगर सरकार के पास डेटा है, सरकार भी वो डेटा को ब्रीच कर नहीं पाएगा, या अगर करेगा उनको भी DPB में सिटीजन या जो भी डेटा प्रिंसिपल ले जाने का उनका हक है। कब तक ये बिल आप लेकर आएंगे संसद में, क्या कुछ रणनीति बनाई है? देखिए, कंसल्टेशन जारी है और हमारा सोच और हमारा ये एक्सपेक्टेशन यही है कि जल्द से जल्द लेकर आए। बजट सेशन तक हमारा उम्मीद है कि हम लेकर आने की हमारी कोशिश रहेगी। गुरुवार को ही मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 40 मिनट तक सर्वर फेल होने की वजह से हड़कंप मच गया था।
जाहिर है अस्पतालों और एयरपोर्टों जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण संस्थानों के सर्वरों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इससे निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों को जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।